अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज एक मुकदमा एक कहानी तो नहीं है, आज कैजुअल सी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निकाह नामा जो है वो क्या है बेसिकली, और इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसकी शिक्कें जो हैं वो कितनी अहम हैं और वो पढ़नी क्यों ज़रूरी हैं। और मैं कोई निकाह खां नहीं हूँ। निकाह खां जो है उसका काम सिर्फ निकाह पढ़ाना होता है और उसका इन शिकों से कोई लेना देना नहीं होता है। आप उसने सिर्फ वो जो फॉर्मेलिटी की चीज़ें हैं वो फिल करनी होती हैं, और जो अहम शिकें हैं वो पार्टीज़ ने ही देखनी होती हैं। और मोस्टली देखा ये गया है कि फ्रीकेन जो है दूल्हे वाले की तरफ से हों या दुल्हन की तरफ से, अनलेस कोई बहुत तेज़ तरार हो या इन चीज़ों को समझता हो, उसके अलावा कोई भी निकाह नामे को ना गौर से पढ़ता है ना पास बैठकर फिल करवाता है। और आज की वीडियो बनाने का भी पर्पज़ यही है कि आप निकाह नामे को गौर से पढ़ें और हर एक शिक के बारे में जानें कि वो शिकें क्या हैं और कानूनी तौर पर उनकी क्या हैसियत है। और ये हैसियत पता तभी चलती है जिस वक्त मियाँ बीवी में कोई तकरार होती है या झगड़ा पड़ता है और बात डाइवोर्स या खुला तक जाती है, तो फिर ये शिकें याद आती हैं। तो ये शिकें पहले पढ़ लेनी चाहिए। तो जो पहली शिकें हैं, पहली 12 शिकें हैं निकाह नामे की, वो तो फॉर्मल हैं। यानी कि उसमें लिखा जाता है कि दूल्हे का नाम क्या है, दूल्हे के वालिद का नाम क्या है, दुल्हन का क्या नाम है, वो कुंवारी है या नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उनकी तरफ से वकील कौन है, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। 1 से 12 तक की शिकें जो हैं वो तो फॉर्मल होती हैं, लेकिन उनका भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त बाद में नोटिस की बात आती है, उनके डेट ऑफ बर्थ के हवाले से कोई मसला बनता है, शादी की तारीख़ के हवाले से कोई मसला बनता है, तो निकाह नामा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बहुत सारी चीज़ें वज़ा करता है। इस हवाले से मैं आइंदा एक वीडियो बनाऊंगा जो कि इस हवाले से होगी कि निकाह नामे की तारीख़ भी इंतहाई अहम है इस चीज़ के हवाले से, जिसको बाद में जो कि आपके प्रॉपर्टी के राइट्स को इन्फ्रिंज भी कर सकती है, बेनिफिट भी दे सकती है, किसी एक पार्टी के साथ ज़्यादती भी हो सकती है। तो शादी की तारीख़ जो है वो इंतहाई अहम है, डेट ऑफ बर्थ अहम है, एड्रेस वगैरह अहम है। ये इतनी भी फॉर्मल नहीं है, लेकिन बाकी शिकों से थोड़ी कम अहमियत की हामिल है। इससे जो अगली 10 शिकें हैं, यानी 13 से लेकर जो 23 तक की शिकें हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा अहम हैं वो 13, 14, 15, 16 और 17 हैं। और ये जो शिक्के हैं वो औरत के हक महर के हवाले से हैं, और ये सिर्फ औरत का राइट ही सेफ नहीं करती, बल्कि अगर औरत की तरफ से कोई फ़रीक होते हैं बाज़ रिश्तेदारों में भी, कोई ज़्यादती करने की कोशिश करे, यानी कि मकान या जायदाद वगैरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि पार्टीज़ में सेटल ना भी हुआ हो उसके बावजूद वो लिखवाने की कोशिश करे, तो ये मर्द के राइट भी सेव करती हैं। तो जिस वक्त निकाह नामा लिखा जा रहा होता है उसमें ये जो 13 से लेकर 17 तक की जो शिकें हैं ये इंतहाई गौर से पढ़नी चाहिए और इनको अपने सामने फिल करवाना चाहिए। और उसके जिस वक्त वो परतें देते हैं मौलवी साहब जो निकाह ख्वां हैं, वो भी आप चेक कर लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि पार्टी आपको पर्त देती ही नहीं, और जिस वक्त आप बाद में कहीं मांगते हैं, ज़ाहिर है जब कोई झगड़ा होगा तभी आप मांगेंगे, तो जब वो आप बाद में मांगते हैं तो आपके पास तो कॉपी होती कोई नहीं, तो जो कॉपी आपको वो प्रोवाइड करते हैं उस पर कोई प्रॉपर्टी या कोई घर प्लॉट वगैरह लिखा होता है या कोई सोना वगैरह लिखा होगा, और मोस्टली लोग प्लॉट वगैरह लिखवाते हैं, क्योंकि सोने के लेन देन के हवाले से किसी किस्म की लिखत पढ़त तो नहीं होती, लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से ज़रूर होती है, और उसको साबित करना आसान भी होता है कि ये मुझे नहीं मिली है। तो आप वो पर्त भी फ़ौरन लें। और 13 से 17 वाली जो शिकें हैं उनमें महर जो है औरत के लिए हक महर है वो उसका ज़िक्र होता है। और हक महर 2 किस्म का होता है, एक मुअज्जल होता है जो कि इजलत में यानी कि जल्दी से दे दिया जाता है, जिसको लिखा होता है कि मौका पर अदा कर दिया गया, और दूसरा महर मुवज्जल होता है जो किसी भी वक़ूए के रूनमा होने की सूरत में, यानी कि खुदा न खास्ता अगर ख़ावंद तलाक देता है तो महर मुवज्जल इतना जो है वो अदा किया जाएगा, या ख़ावंद अगर जो दूसरी शादी करता है तो उस सूरत में पहली बीवी को ये अदा करेगा।
تو اس طرح کا جو مہر ہوتا ہے جو کسی واقعے کے رونما ہونے کی صورت میں ہو وہ مہر مبجل ہوتا ہے، اور یہ دونوں حق مہر جو ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ تیسرا جو انتہائی اہم شق ہے وہ یہ کہ عورت اپنا طلاق کا حق جو ہے وہ خامن جو ہے اس کو تفویض بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر عورت یہ بھی رکھ لے تو کم از کم یہ جو خلا والے اور عدالتوں کی جو چکر ہیں ان سے بچ جائے گی۔ تو تفویض والا جو حق ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر عورت لے، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ بھی آپ غور کر سکتے ہیں، اس کو بھی سوچ سکتے ہیں، کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کو بھی خامند اپنا جو طلاق کا حق وہ تفویض کر سکتا ہے کہ تم اپنی طرف سے مجھے طلاق دے سکتی ہو۔ پھر شق نمبر 19 جو ہے طلاق کی وہ یہ کہ عورت خامند کے حق کے طلاق کو مشروط کر سکتی ہے۔ مشروط یہ نہیں کہ یہ شرط پوری ہوگی تو یہ طلاق دے گا، مشروط یہ کہ اگر یہ طلاق دے گا تو پھر یہ کام پورا کرنا پڑے گا۔ تو اگر وہ ایسی کوئی شرط وہاں پر لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ قانون سے یعنی کورٹ کے تھرو اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اگر خامن طلاق دیتا ہے۔ اسی طرح شق نمبر 20 جو ہے وہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ علیحدہ سے اپنی بھی کوئی شرط رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں۔ تو عام طور پر جس وقت شادی ہوتی ہے تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تگڑا کون ہے۔ اگر لڑکی والے تگڑے ہیں تو وہ اپنی مرضی کی شرائط لکھواتے ہیں، لڑکے والے تگڑے ہیں تو وہ لکھنے کچھ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں فریقین کو دیکھنا چاہیے اس چیز کو کہ نکاح نامہ میں لکھا کیا جا رہا ہے، تاکہ کل کو خدا نخواستہ اگر ان کے درمیان کوئی بھی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو حل کیا جا سکے ان شقوں کی روشنی میں، اور اگر نہیں ہو سکتے تو کم از کم ایسی کوئی چیز نہ لکھی جائے کہ جو کہ کل کو آپ کے لیے مسئلہ بن سکے۔ اس کے بعد شق نمبر 21 اور 22 ہے جو کہ خامند کی دوسری شادی کے حوالے سے ہوتی ہے کہ خامند اپنی دوسری شادی اگر کرنا چاہے گا تو وہ یونین کونسل سے پہلے پرمیشن لے گا اور بیوی سے پرمیشن لے گا، اور موسٹلی جنہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ ویسے ہی کر لیتے ہیں، جنہوں نے نہیں کرنی ہوتی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس شق کی۔ لیکن یہ شق بھی اس حوالے سے کہ اگر خامند دوسری شادی کرنا چاہے گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میری یہی تھی کہ جب بھی آپ نکاح نامہ دستخط کریں تو اس کو ایک دفعہ پڑھ ضرور لیں، اور اگر آپ کو آبجیکشن ہے، کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور کانٹریکٹ کو پڑھ کر جس وقت آپ نے دستخط کر دیا تو پھر آپ اس کے پابند ہیں، اور اگر ایک پارٹی ایک فریق اس کی پابندی نہیں کرتی تو دوسرا فریق اس کو عدالت کے تھرو اس کی پابندی کروا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔